नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की ये खास पेशकश यूपी के थानों का स्टिंग। आज न्यूज 18 इंडिया के खुफिया कैमरे पर खुलासा होगा कि यूपी के थानों में 5 साल तक किस तरीके से होती रही अवैध उगाही और ये सिस्टम पूरा किस तरीके से चलता रहा। अब योगी सरकार बनने के बाद कैसे आरोपी सिपाहियों पर कार्रवाई शुरू हुई है और इस अवैध वसूली की मोटी रकम डकारने वाले अधिकारी कैसे साफ बच निकले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा। जो इरादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जता रहे हैं, यही सपना उत्तर प्रदेश की जनता का भी है। लेकिन इसे साकार करने की राह उतनी आसान नहीं दिखती, क्योंकि जिस पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार काबू करने की जिम्मेदारी है, वही सिर से पांव तक, सिपाही से ऊपरी अधिकारियों तक भ्रष्टाचार में डूबा। आज न्यूज 18 इंडिया दिखाएगा आपको खाकी धारियों के विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार का पूरा सच। जो वसूली होती है, जो भी आता है कमाई, क्या ऊपर नहीं जाता है? हाँ, सीओ को जाती है, एसपीआर के यहाँ जाती है और क्या नाम एसएसपी का यहाँ जाती है, सब जाती है। कोई अकेला खा लगा। हम दिखाएंगे आपको उन सिपाहियों की जबानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, जिन पर सरकार बदलते ही अपने विभाग का चाबुक पड़ा। ये होता है, जो भी मार्केट से पैसा उठता है, हम रेडी पट्टी वाले पैसा देते हैं। सबको पता, सबको स्टेप है, इसलिए अधिकारी भी तो देते हैं, सब जाता है। एक आदमी निकल सब जगह जा रहा है। तो फिर क्यों सिपाही को क्यों सस्पेंड किया गया? और जैसे आप कह रहे इस बात का, तो कष्ट तो हम तो कह भी नहीं पा रहे। ये तो आप तो कह भी नहीं रहे, हम तो भुक्तभोगी। इससे पहले कि आप पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की तह तक जाएं, जरा योगी सरकार बनने के बाद पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई के ये आंकड़े देख लीजिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में 150 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 300 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। 3 साल से ज्यादा एक ही थाने या पुलिस चौकी पर तैनात सिपाहियों का तबादला कर दिया गया। सस्पेंड और लाइन हाजिर किए गए कर्मचारियों पर अवैध उगाही का आरोप था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी पुलिस के सिपाही अपने दम पर करते हैं अवैध वसूली? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ सिपाहियों के स्तर तक सीमित है? हकीकत की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया उन सिपाहियों के बीच गया जिन पर वसूली का आरोप है। इसके बाद अवैध वसूली के पूरे सिस्टम का जो खुलासा हुआ, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए एक ऐसी पड़ताल जो पुलिस विभाग में खोलेगी भ्रष्टाचार की पूरी पोल। देखिए सिस्टम में कहां तक पहुंचता है अवैध वसूली का पैसा। और आपको बताते हैं कि सड़क किनारे लगने वाली दुकानों, रेहड़ी पटरियों से अवैध वसूली का पुलिस का पुराना नाता है और इसकी शिकायत पहले भी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर जिले के एसएसपी तक से की गई थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। सत्ता बदलते ही अवैध वसूली करने वाले सिपाहियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग में अवैध उगाही का यह धंधा नीचे से शुरू होता है, यानी सिपाही अपने थाना क्षेत्र में लगी अवैध दुकानों, अतिक्रमण करने वालों और रेहड़ी पटरी वालों से उगाही करते हैं। छोटी छोटी रकम की उगाही मिलाकर एक बहुत बड़ी रकम जमा होने के बाद उसका बंटवारा ऊपर तक होता है। हमारी ये पड़ताल जिला गौतम बुद्ध नगर और जिला गाजियाबाद के कई पुलिस थानों और पुलिस लाइन में की गई है। जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें उन पुलिस कर्मियों के नाम हैं जिन पर अवैध उगाही का आरोप है। उगाही के आरोप में इनको सस्पेंड कर दिया गया था। कांस्टेबल सुखवीर यादव, अवैध खनन से 15 लाख रुपए हर महीने उगाही का आरोप। कांस्टेबल बीनू यादव, ठेला लगाने वालों से महीने में 2 लाख रुपए की अवैध वसूली। पटरी पर सामान बेचने वालों से 3 लाख रुपए महीना की अवैध वसूली। ई रिक्शा स्टैंड से 35,000 महीना की अवैध वसूली। सट्टा, जुआ और अवैध शराब बेचने वालों से 2 लाख रुपए महीना की उगाही और ऑटो स्टैंड से 20,000 रुपए महीने की उगाही। खास बात यह है कि कांस्टेबल बीनू यादव पर नोएडा सेक्टर 27 में 1 करोड़ रुपए की दुकान खरीदने का आरोप है।
कांस्टेबल संजय यादव पर हुक्का कैफे, बार, पब और मसाज पार्लर से 6,75,000 रुपए की उगाही का आरोप है। कांस्टेबल संदीप यादव पर रात में चलने वाली दुकानों, गांजा, अवैध शराब और पार्किंग से हर महीने 4 लाख की अवैध वसूली का आरोप है। कांस्टेबल नरेंद्र भडाना पर पकड़े गए अपराधियों को छुड़ाने के लिए औसतन 5 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। ऐसे न जाने कितने नाम इस लिस्ट में हैं। इन सब पर आरोपों की वजह से ही कार्रवाई की गई। हालांकि ये लिस्ट गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पुलिस के आला अधिकारियों तक को भेजी गई थी। जिसके पास इतनी सटीक जानकारी हो वो यकीनन पुलिस विभाग का कोई राजदार हो सकता है। शिकायत के बाद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुर्सी संभालते ही पुलिस अधिकारियों ने इन सभी को या तो सस्पेंड कर दिया या फिर लाइन हाजिर। लेकिन सिपाहियों में इस बात का गुस्सा है कि उगाही का बड़ा हिस्सा डकारने वाले अधिकारी तो सुरक्षित हैं। मैं ये कह रहा हूँ सिपाही को तनख्वाह मिलती रहे और अगर ऐसो ईमानदार हो जाए, ऐसा कहे ना तो दारू बिकेगी, ना कोई मीट की दुकान खुलेगी, ना एक कबाड़ी की दुकान खुलेगी, ना खनन होगा, किसी की मजाल नहीं है कोई सिपाही को कह लेगी। हमारी इस पड़ताल में लाइन हाजिर किए गए और थाने में बैठे तमाम सिपाहियों ने उगाही की बंदरबांट का पूरा सच बयान किया। खुफिया कैमरे के सामने कबूला गया ये सच पुलिस विभाग के अधिकारियों की कलई खोलने वाला है। तो आपने देखा कि कैसे योगी सरकार बनने के बाद यूपी के थानों में आरोपियों पर कार्रवाई की गई। अब जरा वो सच देखिए जैसे न्यूज़ 18 इंडिया के खुफिया कैमरे ने उजागर किया है। हमारी टीम ग्रेटर नोएडा पहुंची और एक ऐसे कांस्टेबल से मिली जो अवैध उगाही के आरोप में लाइन हाजिर हुआ। जितेंद्र यादव, पूरा नाम कांस्टेबल जितेंद्र यादव। कुछ दिन पहले तक ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने में तैनात थे, लेकिन फिलहाल लाइन हाजिर हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके अधिकारियों को शक है कि जितेंद्र ने जमकर भ्रष्टाचार किया। फैसला ये हुआ कि अगर जितेंद्र को पुलिस लाइन भेज दिया जाए तो सूरजपुर थाना गंगा की तरह दोबारा पवित्र हो जाएगा। जांच तो खैर होगी, जांच में तो फिर मैं साफ मेरे पास सबूत है भैया। मैंने इसलिए को जो मैंने लीड नहीं मारा। लेकिन खुफिया कैमरे पर कांस्टेबल जितेंद्र ने बताया कि भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार के दरिया में उन्होंने अकेले डुबकी नहीं लगाई। सवाल वही आता है, एक बात बताइए भाईजान, क्या अगर आप सिपाही हो आप अकेले करप्शन कर सकते हो क्या? मैंने यहाँ 2-3 महीने ठेकेदारी करी, ज़्यादा मैंने लंबी कर नहीं पाई क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। पानी लाओ, चाय लाओ, दूध लाओ, ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मिलते थे 50,000 रुपये, मैं जब उगा के लाता था, विश्वास करना, उसमें से 25,000 रुपये इस वक्त 25 बचे और उस 25 में से 10,000 रुपये हमारा हो गया, 15 बचे। अब 15,000 में मैं कितना रईस हो जाऊँगा? सही बात। और उसमें भी आज कप्तान साहब के घोड़े का चारा आना, आज कप्तान साहब की गाय का वो आना, कप्तान साहब की जनरेटर का तेल आना, और फिर स्टैंडो साहब का फ़ोन आ गया, यार आज फ्रूट चाट कर रहा है, फ्रूट चाट बना दिया। और CR के फ़ोन आ गया, यार आज खाना नहीं मिल रहा, खाना मंगवाता अग्रवाल से खाना जा रहा है। जब रेशियो आता था घूम फिर के 5-6 हज़ार है, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा बाबू जी ये मुझ पर नहीं होगा, मैं अपनी हमरा ही करूँगा। पर भाई जी एक बात बताइए, आपने बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा ऊपर भी जान देना पड़ता है, चला सिपाही को बलि का बकरा बना, मैं समझना चाह रहा हूँ। ये सिपाही बोल नहीं सकता इस चीज़ को। जितेंद्र बता रहा था कि जनता की जेब कटी तो पैसा ऊपर से नीचे तक बटा, लेकिन कार्रवाई की बारी आई तो बलि के बकरे को कुर्बान किया गया। मैं ये कह रहा हूँ सिपाही को तनख्वाह मिलती रहे और अगर ऐसो ईमानदार हो जाए, ऐसा कहे ना तो दारू बिकेगी, ना कोई मीट की दुकान खुलेगी, ना एक कबाड़ी की दुकान खुलेगी, ना खनन होगा, किसी की मजाल नहीं है कोई सिपाही को कह लेगी। जब क्षेत्र में क्राइम हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होता है? एसओ। जब भी कोई संगीन क्राइम हो जाता है एसओ लाइन हाजिर हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। क्षेत्र में जब खनन हो रहा है तो ऐसा जिम्मेदार क्यों नहीं? सिपाही की जिम्मेदार। जितेंद्र ने बताया कि वो सूरजपुर थाने में 3 महीने तक ठेकेदार था। हमें ठेकेदार का मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए हम पहुंचे सूरजपुर थाने, जहां मुलाकात हुई कांस्टेबल नसीम से।
नसीम ने बताया कि ठेकेदारी यूपी के थानों की एक नई परंपरा है, यानी एक तरह का ओहदा जो सिपाहियों को घूसखोरी की काबिलियत पर बांटा जाता है। मतलब हर थाने में उगाही का टारगेट है और टारगेट पूरा करना ठेकेदार की पहली जिम्मेदारी। ये बताइए, जो ठेकेदार शब्द है, ये क्या ऑथराइज शब्द है या अनऑथराइज शब्द है? गलत है, माने कि ऐसा नहीं बताऊंगा। क्या मतलब है ठेकेदार? ये राजनीति में मामले चलते हैं। तुम्हारी पकड़ बढ़िया है, तुम्हारे थाने का ठेका ले लेंगे, सभी टाउन मैन फिर उड़ेंगे। तो क्या ये सिपाही होते हैं? मतलब क्या होता है? ऐसा ही इसमें ये अधिकारी नियुक्त कर दे दिए जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें नियुक्त कर दिया, तुझे पैसे सारा उगाएगा लाना, खत्म मामला। अब उसमें सबके अलग अलग ठेके के, रेता का अलग, मिट्टी का अलग, कबाड़ियों का अलग, सबके ठेके। बात आगे बढ़ी तो जो कहानी जितेंद्र ने सुनाई थी वही नसीम ने भी बताई कि घूसखोरी के इस खेल में सबका साथ है और सबका विकास भी, फिर वो सिपाही हो या अधिकारी। जो वसूली होती है, जो भी आता है कमाई, क्या ऊपर नहीं जाता है? हाँ, सीओ को जाती है, एसपीआर के यहाँ जाती है, और क्या नाम एसएसपी का यहाँ आती है, सब जाती है। कोई अकेला खा लगा। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने अपनी बचाने के लिए सिपाहियों को, हाँ, इन्होंने पहले ये ड्रामा करा है, लेकिन ड्रामा इसका कोई बचने का है नहीं। भाई सब जानता है, वो भी जानता है जो मुख्यमंत्री बनाया है कि बिना कहने एसएसपी के कौन हाथ कहना करता, सिपाही भी नहीं कहना कर सकता कुछ। बातों बातों में इस कांस्टेबल ने वो भी बता दिया जो थाने में खुलेआम बोलना मना है। ऐसा होता है क्या कि सिपाही अगर इलाके से पैसे उठा रहा है तो अपने घर में ले लेता है, वो पूरा पैसा रख लेता है वो? ऐसा जैसे 2 लाख रुपए मिले, 1 लाख 100% बचाएगा वो। सिपाही अपने रख लिया, 1 लाख किसको देगा वो? 1 लाख अपनी जेब में रखा, और 1 लाख बाकी किसको देगा वो? 1 लाख से ऊपर रहता है। मैंने 2 लाख का ठेका लिया, 2 लाख का तो ठेका, लेकिन वहाँ 3-4 लाख हो रहे हुआ। सीओ का देख जा, सीओ को ज्यादा पैसे नहीं जाते, इंस्पेक्टर जाते हैं। सीओ इंस्पेक्टर ज्यादा जाता है जो थाने पे। इंस्पेक्टर सीओ का लगभग 10,000 20,000। असली तो ज्यादा यही है इंस्पेक्टर। खुफिया कैमरे की बातें सुनकर हम भी दंग थे। पता ही नहीं चला कि यूपी में सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उगाही की ठेकेदारी बन चुकी है। रही बात भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, तो यहाँ भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। तो ये खुलासा हमारी टीम ने किया है। न्यूज़ 18 इंडिया के इस बड़े खुलासे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय और यूपी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर हमारे साथ हैं। संबित, मेरा पहला सवाल आप ही से है। बड़ा मैंडेट, बड़ी जिम्मेदारी, खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि एक राम राज्य बनाने का सपना है उत्तर प्रदेश को, और जो कदम उठाए जा रहे हैं सत्ता संभालने के बाद वो भी वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन ये बताएं कि सस्पेंड कर देना, उनमें से कुछ को वापस से नौकरी पर रख लिया गया, और सिर्फ कांस्टेबल को सस्पेंड करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो खुद ये बात कह रहे हैं कि हम अकेले इसमें लिप्त नहीं है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पहले तो मैं आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बधाई दूंगा कि आपके चैनल ने इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन करके सत्य को जनता के सामने उजागर किया है कि किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की सिस्टम थी, खास करके जो पुलिस विभाग का सिस्टम था, वो पूरी तरह से चरमरा गया था। और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार हर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। तो वो इन्हीं कारणों से था कि वहां पर तो ठेकेदार सिस्टम चल रहा था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, उनमें से कुछ लोगों को नौकरी में बहाल किया गया और बड़े अफसरों को सस्पेंड नहीं किया गया है। देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि यह सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ मैंडेट लेकर आई है, और इस काम को तो वो करके ही रहेगी और इसमें सख्ती भी वो अपनाएगी। कुछ आंकड़े आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस की अवस्था इतनी चरमराई हुई है कि आज के डेट में लगभग 55% 55% वैकेंसी उत्तर प्रदेश की पुलिस में है। जहां उत्तर प्रदेश में 1 लाख व्यक्ति पर अगर 180 पुलिसकर्मी होने चाहिए, वहां मात्र 100 पुलिसकर्मी है, और उनमें भी अगर इस प्रकार का करप्शन व्याप्त है और हम अगर सबको हटा दें एक ही साथ में, तो सोचिए वहां पर अराजकता की सीमा किस प्रकार आगे चली जाएगी। तो स्वाभाविक है इस पर एक अंकुश डालना, और जिस प्रकार का पॉलिटिकल पेट्रोनेज इन ठेकेदारों को मिलता था, उस पॉलिटिकल पेट्रोनेज के हटते ही बहुत कुछ सुधरना शुरू हो जाए। ठीक है, आपका ये कहना है कि एकदम से बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता, धीरे धीरे वो कदम उठाए जाएंगे। इस पर लौटूंगी आपके पास। लेकिन राजीव राय जी, मेरा सवाल आपसे, क्या आपको पता ही नहीं चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? नवजोत जी, बड़ी अदब और लिहाज के साथ
सबसे पहले मैं आपत्ति आपके इस प्रोग्राम के हेडलाइन पर करूंगा, अखिलेश राज में सिपाहियों के उगाही। आप क्या यह कहना चाहती है कि देश के किसी अन्य राज्य में से कहीं सिपाही करप्ट अपनी बात कीजिए ना। और जब मैं उस राज्य पर जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। नहीं राजीव जी, देखिए आपने आपत्ति जाहिर की तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इसको डिफेंड करूं। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर बाकी राज्यों की बात करेंगे तो फिर उनके जो नुमाइंदे होंगे उनसे बात हो जाएगी। अगर आप बात कंप्लीट नहीं करने देंगे तो मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं। सॉरी, आई विल नॉट बी हियर। अगर आप बात कंप्लीट नहीं कर रहे, आप एजेंडा लेकर बैठेंगी, अगर आप एजेंडा लेकर बैठेंगे तो आई विल नॉट अलाउ। आई एम हियर विद द फैक्ट। मैं सच के साथ हूं, मैं सच के साथ। आप ये नहीं एक पिन पॉइंट एक सिंगल स्टेट को कर दे और जब कोई और बात करे तो बोले नहीं आप खाली इसी की बात करिए। आपकी क्या मजबूरी थी मध्य प्रदेश के जब लोकायुक्त ने, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कैपिटल हैज टर्न इनटू द करप्ट स्टेट। आपने कितनी बार उसको दिखाया? सिपाही की बात को अखिलेश राज से आप जोड़ रही है, उत्तर प्रदेश की खाली बात करेंगी। मैं राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं। आप राजीव जी देखिए, फिर आप नाराज हो जाएंगे, मैं टोकूंगी, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको टोकरियों में एजेंडा लेकर बैठी हूं। आप ऐसा मत करिए ना। नहीं राजीव जी, फिर आप सुनिए ना, मेरी भी बात सुनिए। देखिए फिर बात करें। हम यहाँ एक राज्य, एक जिस पर योगी सरकार आई, उन्होंने कदम उठाया, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, हमारे रिपोर्टर्स गए, हम किसी और की रिपोर्ट नहीं दिखा रहे, हमारे अपने रिपोर्टर्स गए, उन्होंने बात की, कांस्टेबल्स से बात की, वहां के पुलिस अधिकारियों से बात की, जाना कि सच क्या है, हम ये वो दिखा रहे हैं। आपने अगर तीनों स्टिंग सुने हैं या देखे हैं, मैं आपको बता रही हूं, आप देखिए दोबारा से। अभी और बहुत से खुलासे जो हम करेंगे, उसमें हमारे संवाददाता सीधा उनसे बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उगाही का ये पूरा खेल चलता है। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाह रही हूँ और इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि आपकी सरकार थी, 5 साल तक आप ही थे सत्ता पर काबिज। आप बोले जी राजीव जी बोलने दीजिए। अब टू द पॉइंट प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। जी सर। देखिए, कुछ बातें राजनीति से ऊपर, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर स्वीकार करने में कोई शर्म और कायरता नहीं होती है। ये इस हिंदुस्तान की सच्चाई है कि चाहे मेरा उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश का कोई राज्य हो, कोई भी राज्य करप्शन फ्री नहीं है। इसका मतलब नहीं कि उसके तार सरकार से, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। उसी उत्तर प्रदेश में अमिताभ ठाकुर जैसे अधिकारी भी हैं। उसी उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख, 6 लाख, 1090 फोन नंबर पर गिरफ्तारियां भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है। और जहां तक डॉक्टर पात्रा हर बार कहते हैं, लगभग 10 बार मैं इनके बयानों का खंडन कर चुका हूं, ये कई बार मान भी चुके हैं कि एनसीआरबी का डाटा जिस आंकड़े के साथ ये पेश करते हैं, वो ये बताता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध है आबादी के हिसाब से कहा जाए। मैं ये कुछ बातें ईमानदारी से मान रहा हूं कि ऐसा नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में एकदम कहीं करप्शन, आपका स्टिंग ऑपरेशन गलत है। मैं तो बस इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहाँ ने आपने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया और देश में और संबित पात्रा छाती पीट रहे हैं कि बस उत्तर प्रदेश में सब सिस्टम करप्ट था, पूरा अपराध का राजधानी बन चुका था। मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में, संबित पात्रा जी एक सवाल, संबित पात्रा जी एक सवाल, मध्य प्रदेश में आपके लोकायुक्त ने कहा कि आगे इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन अमिताभ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, आप जरा बताइए, क्योंकि आप तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, ये जो स्टिंग हमने दिखाया, क्या इस तरीके से पुलिस काम करती है? क्या इस तरीके से पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में काम करता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा राजीव जी ने कहा, धन्यवाद दिया आपको, संबित जी ने धन्यवाद दिया, मैं भी इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि ये सच्चाइयां हैं जो हमारी व्यवस्था की, हमारी सिस्टम की सच्चाइयां हैं, लेकिन समहाउ उतने सफाई से, उतने सच्चाई के साथ कई बार सामने नहीं आ पाती हैं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं कि जो बातें आप दिखा रहे हैं वह एक नंगा सच है, एक सत्यता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आप फोकस भी कर रहे हैं बार बार, कि महत्वपूर्ण सिर्फ वह कांस्टेबल नहीं है जो भी नाम जिनका है, महत्वपूर्ण वह व्यवस्था है कि जिसमें सीढ़ी दर सीढ़ी वो चीजें ऊपर जा रही हैं। यह एक सत्यता है, यह सामने आई है और मुझे विश्वास है कि इस पर सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं जो अंतिम कड़ी है, बल्कि उस व्यक्ति का जो इस सब की जड़ है, जिसके कारण ये हो रहा है, उन पर भी अंकुश लगे, उन पर भी कार्रवाई हो। इस बात को लेकर संबित ने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं संक्षेप में हाँ या ना में एक छोटा सा एक रिएक्शन चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या इसमें सरकार की मिलीभगत होती है? सरकार कितनी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? छोटा सा जवाब बस, अमिताभ जी। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि व्यवस्था बेहतर हो, सबों के लिए अच्छा होगा। और निश्चित रूप से एक लाइन ये कहूंगा कि हमेशा इसमें कोई शक नहीं कि जो ऊपर वाला व्यक्ति होता है, हाँ। उसकी निगाहों की तरफ सब देखते हैं। ठीक है, संबित बोलिए आप।
देखिए, अमिताभ जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, राजीव जी बैठे हुए हैं। मुझे कुछ बोलने दीजिए जो बिल्कुल मुझे लगता है हकीकत है और दुनिया के सामने आना चाहिए। अमिताभ जी, आपके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था चंद दिनों पहले कि जब आपके घर से एक कंप्लेन हुआ था लोकायुक्त में कि गिरिजा जो गायत्री प्रजापति हैं वो अवैध खनन करके पैसा कमा रहे हैं। लोकायुक्त में ये कंप्लेन आपकी धर्मपत्नी की संस्था की ओर से गया था, तो आपके ऊपर गाज गिरा था और सरकार ने गिराया था, आपको सस्पेंड भी किया था, मगर वो कोर्ट ने, उच्चतम कोर्ट ने आपको फिर से रीइंस्टेट किया। तो कहीं ना कहीं ये तार बिल्कुल सरकार के ऊपर तक जुड़ा था। और जहां तक मैं जानता हूं, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैंने अखबार में पढ़ा कि आदरणीय नेताजी ने भी आपको फोन करके धमकाने का काम किया था। ये पूरा मामला खैर कोर्ट में गया था, ये सार्वजनिक हुआ था। तो ये जो तार जुड़ा हुआ होता है ये ऊपर तक तो जुड़ा हुआ होता ही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार तार ऊपर तक जुड़ा हुआ होता है। संबित उस पर जानूंगी, संबित इसका जवाब लेंगे। मैंने सवाल जो अमिताभ ठाकुर जी से किया था उसका जवाब संबित ने दिया है और यही सवाल खुद राजीव राय जी कह रहे हैं कि आप इसमें सरकार को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको एक और हकीकत दिखाते हैं। जाहिर सी बात है कि पिछली सरकार में हर थाने का एक ठेकेदार तैनात होता था, वही रकम उगाही करता था और ये रकम ऊपर तक बांटी जाती थी। और योगी सरकार आने के बाद सिर्फ रकम उगाने वाले ज्यादातर सिपाही सस्पेंड हुए और ऐसे ही 2 और सिपाहियों से हमने बात की, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने उनसे बात की, उनसे संपर्क किया, जिन्होंने ठेकेदार का मतलब भी समझाया और यह भी बताया कि अधिकारियों की मिलीभगत किस तरीके से होती है। खाकी वर्दी पहने हुए ये 2 कांस्टेबल हैं आबिद और गौतम। आबिद नॉलेज पार्क थाना ग्रेटर नोएडा में तैनात थे और गौतम इकोटेक थाना ग्रेटर नोएडा में। लेकिन फिलहाल दोनों लाइन हाजिर हैं। अच्छा, अरे ये अपने आबिद भाई हैं। इन दोनों कांस्टेबल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने इलाके में एक दुकान शुरू करने के बहाने पटरी वाला बनकर बातचीत शुरू की। ठीक है, अपने अथॉरिटी वालों से उनसे बात। धीरे धीरे बात उस मोड़ पर आ पहुंची जहां से अवैध उगाही का धंधा और अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होने लगी। सर एक बात बताइए मुझे, 4 दिन पहले हमने अखबार में खबर देखा था कितना 45-50 सिपाही सस्पेंड कर दिए। गाजियाबाद में करे थे ना, 45 नोएडा में भी था ना, यहाँ 13 करे सस्पेंड। मुझे बात क्यों सस्पेंड किया उनको? ये सब जानकारी इनके पास सब एक है, ये सब ना बता रही है मुझे। नहीं, अभी अचानक बात हुई। ये बताइए, जो भी मार्केट से पैसा उठता है, हम रेडी पट्टी वाले पैसा देते हैं, सबको पता, सबको स्टेप है, इसलिए अधिकारी भी तो लेते हैं, सब जाता है, एक आदमी नहीं तो सब जगह जाएगा। तो फिर क्यों सिपाही को क्यों सस्पेंड किया गया? भाई जैसे आप कह रहे इस बात करो कुछ तो हम तो कह भी नहीं पा रहे। ये तो आप तो कह रहे, हम तो भुक्तभोगी, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते इस बात को। क्यों? चाहे पे कसम खा सका कहीं भी क्लोजिंग का कहेंगे तो इससे बड़ी सजा मिल जाएगी। तो ये है अवैध उगाही का अनदेखा सच जो अब जाकर उजागर हुआ है। उगाही से जुटाई गई रकम पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सिपाहियों को ही सजा दी जाती है। अब जरा ये भी सुनिए कि लाखों के उगाही करने वाले सिपाही की जेब में कितनी रकम बचती है। जैसे मान लीजिए कि एक थाना है, उस थाने में मान लीजिए कि 2 लाख रुपए महीने का वसूली आ रहा है, तो 2 लाख रुपए जो बीट कांस्टेबल सिपाही तो अपनी जेब में रख लेता पूरा। 2 में से उनके 1 90 इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर मतलब थाना से जो उसे क्लोज करता है 10-15 उसको मिलता है। जैसे आप लोग जो क्लोज कर, क्लोज का मतलब जो वसूल रहा है वो आप लोग 10-12 में। अब अगर 10-12-15 तक खत्म है, 180 उसकी जान है। इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर ऊपर भी देता है तो वो उसको पता होगा। भाई तो ये तो अजीब बात सुन रहा हूँ भाई मैं, फिर इनको क्यों बलि का बकरा बनाया गया यार? यही तो दिखो रहा है ना। ये तो मेरा देश महान है, 100 में 99। आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं? अरे क्या करेंगे, उसमें नहीं उठा सकते ना, यूनियन नहीं है ना, नहीं उठा सकते आप। इन सिपाहियों ने साफ कर दिया कि अधिकारियों के खिलाफ ये आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन अवैध उगाही की मलाई खाने वाले असली किरदार अधिकारी ही हैं और इस काले धंधे में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का होता है। हमने इन दोनों कांस्टेबल से ठेकेदार की भूमिका के बारे में भी पूछा। इसलिए इन्हें कहा। ये सब सुना मैंने, ठेकेदार शब्द क्या होता है? ये बताऊँ क्या? इन्हें सब पता, आप इनसे टाइम देख। जो पैसा जो क्लोज करता है उसी को ठेकेदार कहते हैं। क्लोज मतलब वो जो अधिकारी को ले जाके देता है, आपकी ठेल लगेगा, आपकी ठेल लगेगा, तो वही दे जाएगा। अच्छा, वही लेगा ऊपर अधिकारियों को देगा। हाँ। तो उगाही की असली कड़ी है हर थाने में बैठा एक ठेकेदार,
जो अपने इलाके के तमाम रेहड़ी पटरी, छोटे मोटे कारोबारी और अवैध काम करने वालों को शरण देता है, उन्हें बचाता है और उसके बदले उनसे उगाही करता है। लेकिन इस ठेकेदार के ऊपर की एक असली कड़ी और है। वही उगाही के इस धंधे को पालता पोसता है और उगाही की इस रकम को ऊपर तक पहुंचाता है। तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश पुलिस की। हालांकि सरकार आने के बाद उम्मीद ये जगी है कि पुलिस प्रशासन का जो ये पूरा सिस्टम है वो ठीक होगा। राजीव जी, वापस आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि आपने कहा कि सरकार को इसमें शामिल मत कीजिए, सरकार तक बात नहीं पहुंचती। लेकिन सरकार को पता ही नहीं चला, 5 साल तक आपने शासन किया और आपको यही नहीं पता है कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। और 2 दिन में हमारे रिपोर्टर गए और कांस्टेबल से सारी बातों को लिवा के ले आए। फिर अजय जी, एक अनुरोध है कि इस बार बात को कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, क्योंकि बात को बीच में रोक देने से, टोक देने से बात का सर लॉजिक रखिए ना, आप बात नहीं मान रहे हैं। आपने राज किया 5 साल तक उत्तर प्रदेश पर, आपकी सरकार थी, बड़ा अच्छा मैंडेट आप लोगों को मिला था। आप लॉजिक का फैसला कर दिए, मैंने बोलने से पहले आपने लॉजिक पर फैसला कर दिया, तो मैं क्या बोलूं? मैं अभी तो आपसे अनुरोध कर रहा था, मेरी बात सुन लेती, अगर उसमें कोई लॉजिक नहीं होता तो आपका हक है, आप सवाल उठाती। नवजोत जी बोलिए सर, बोलिए। कहीं न कहीं ये सरकार के संज्ञान में बात आई होगी। हाँ। कि जिस तरह ईमानदारी के साथ अखिलेश यादव जी सरकार चलाना चाहते हैं, कहीं इधर उधर कुछ तत्व ऐसे हैं जो गड़बड़ी करते होंगे। तो हिंदुस्तान में पहली बार न्यूयॉर्क पुलिस के तर्ज पर डायल 100 की सेवा हिंदुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ कि अगर किसी को शिकायत है तो 100 नंबर पर डायल कर दो, लखनऊ कंप्यूटर में जाएगा, वहां से जीपीएस के माध्यम से करेक्ट होगा, तो फिर ये बिचौलियों का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये सर कुछ और मौका मिला होता है, सरकार मिला होता तो इसका इफेक्ट देखते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका नाम बदलकर भी चलाएंगे तो इसका इफेक्ट देखेंगे। तो ये कहना कि सरकार अंधी थी, सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरा एक तर्क ये वजह थी कि डायल 100 हिंदुस्तान में पहली बार न्यूयॉर्क पुलिस, जो दुनिया के नंबर 1 पुलिस मानी जाती है, के तर्ज पर किया गया। बाकी लोग हमारे ऊपर आरोप उठा सकते हैं, लगा सकते हैं राजनीतिक से। मैंने अभी भी आपके पास, राजीव जी, अब फिर आप कहेंगे कि मैं आपको टोक रही हूं, अभी भी आपके पास हमारे स्टिंग को लेकर जवाब नहीं है। आपने कितनी सेवाएं शुरू की वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी पुलिस कैसे काम कर रही थी, किस तरीके से अवैध वसूलियां हो रही थी, आपको पता है? किस तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो करोड़पति बन गए, उन्होंने अपने अपने बंगले, घर बना लिए और 4-4, 5-5 लाख रुपए की वसूली होती है और वो चेन पूरी बनी हुई है। और ये इस बात का इल्म ही नहीं था आपको। संबित पात्रा, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी बहस में। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं बड़े ध्यान से आपके स्टिंग ऑपरेशन को देख रहा हूं, तो मैं पा रहा हूं कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। अमूमन ये जो शब्द है ऑर्गेनाइज्ड, हम क्राइम और क्रिमिनल वर्ल्ड के लिए करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल किंगडम या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क। यहां तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जिन लोगों को क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ लड़ना है, उन लोगों ने उगाही के लिए, करप्शन के लिए इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बना रखा है, जहां ठेकेदार भी है और जहां पैकेजेस जहां जहां पहुंचने हैं वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी बात है, आप देखिए, एक जो सिपाही जो बोल रहा था, उस सिपाही से आप यह भी पूछिए कि उसकी भर्ती कैसे हुई थी। जब भर्ती पैकेट देकर होती है, भर्ती दूसरे तरीके से होता है, तो वो सिपाही भी इसी तरह का काम करता है। कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार ने शुरू से ही जो भर्ती में उगाही की थी, उसका नतीजा रहा है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिनमें गुण है, वो गुणवत्ता तो है ही नहीं, तो वो काम कहां से करेंगे। तीसरा विषय, ये एक बड़ा उदाहरण मैं दे रहा था उस समय मथुरा का, भर्ती में भी घोटाले होते हैं, मतलब में जो हुआ था। राजीव जी समय जवाब ले लेते हैं। संबित पात्रा जी को ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम में माहिर माने जाते हैं। इनके यहाँ लोकायुक्ता कहता है कि स्टेट करप्शन कैपिटल बन गया है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके यहाँ राजस्थान में पुलिस की बटालियन, 11वीं बटालियन पूरी कहती है कि एडीजी हमसे पैसा वसूल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इनको ज्यादा अनुभव होगा, रिसर्च किए होंगे कि ऑर्गेनाइज करप्शन कैसे होता है। ये आंखें मूंद लेते हैं। आपका चैनल सही है, उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं, इनकी सरकार तो वहां भी है। मैं 3 बार पूछ चुका, जवाब नहीं दिए। मेरे पास है लोकायुक्ता प्रभाकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने करप्ट कैपिटल स्टेट ऑफ द इंडिया बोल दिया है। कोई कार्रवाई नहीं किया संबित पात्रा साहब ने, कोई बयान नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी से। मैं ये अनुरोध, बस अभी भी ईमानदारी से बाकी से बोल रहा हूं, जवाब रख दीजिए। ये समस्या अभी संबित के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, जिस तरीके से पूरा नेटवर्क चलता है वसूली का, उसका जवाब रख दीजिए। देखिए, ऑर्गेनाइज, मैं वही बात शुरू में कह रहा था कि मैं एकदम इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकता कि जीरो करप्शन रहा होगा, क्योंकि किसी भी स्टेट में नहीं है। अगर ईमानदारी से कोई बात माना जाता है, लेकिन सरकार का ये लक्ष्य था, अखिलेश यादव का ये लक्ष्य था
कि ये करप्शन दूर हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे भर्तियां हो, उसी के लिए हमने 100 नंबर शुरू किया, उसी के लिए 1090 शुरू किया, उसी के लिए सब कुछ उसी दिशा में प्रयास था। हमारे पास कोई मैजिक नहीं था जो चलिए एक बात तो राजीव जी आपने ईमानदारी से मानी कि पूरी तरह से करप्शन फ्री स्टेट नहीं था उत्तर प्रदेश, लेकिन आप उसकी ओर बढ़ रहे थे कि उसको कोई नहीं है उत्तर प्रदेश नहीं। मैं आप मेरी बात को करेक्ट करिए, ठीक है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं है। ईमानदारी से माने सारे लोग। ठीक है, आप संबित बताइए। देखिए आज मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है कि राजीव भाई जो है वो बड़े ईमानदारी से बेईमानी को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं और मुझे कोई शर्म नहीं है। उन्होंने शुरू में कहा मुझे कोई शर्म नहीं है और ये कायरता नहीं होगा कि हमारे राज्य में बेईमानी हो रही थी। इस प्रकार का विषय मैंने आज तक कभी नहीं सुना। ईमानदारी से बेईमानी को मानना। देखिए मैं बार-बार राजीव भाई पे आक्रमण नहीं करना चाहता हूं। पात्रा साहब गलत बात नहीं, गलत बयानी मत करिए, गलत बयानी मत करिए। मैंने ये बोला मध्य प्रदेश राजस्थान का उदाहरण दिया, गलत बयानी मत करिए, अपने सब मेरे मुंह में मत बोलिए। मैंने ईमानदारी से ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पूरे देश शब्द आपके मुंह में डालूंगा, पूरे देश की सरकारों की जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजीव भाई मैं ज्यादा आक्रामक होकर आप पे आक्रमण करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो आक्रमण जनता ने कर दिया है और जनता ने जिस प्रकार से इस बार वोट किया है वो दिखाती है कि जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, जनता इन शब्द की गुप्तभोगी थी, ये सब जनता भुगत रही थी। ये जो उगाही हो रहा था, आपने तो एक पहलू दिखाया, उगाही का पहलू कि पुलिस किस प्रकार उगाही कर रहा था। जिसकी उगाही हो रही थी उसका पहलू दिखाइए, वो भी सोचिए क्या हो रहा होगा। कोई रेडी पटरी लगाने वाला अगर 50 रुपए कमाता होगा तो वो इनको 20 रुपए देके जाता होगा। उसमें से कौन कौन कितना कमाता है वो अलग विषय है। तो इसी कारण जनता ने इनको हटाया है। हम टीवी पे क्यों मारे इनको, हम टीवी पे क्यों आक्रमण करें? अमिताभ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ, जनता ने ही धावा बोल दिया है। अमिताभ जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अमिताभ जी, क्या ईमानदार ऑफिसर्स पर सरकार कार्रवाई करती है? क्या ईमानदारी की सजा मिलती है उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को? अमिताभ जी देखिए, मैं यह अवश्य कहूंगा कि निश्चित रूप से मेरा एक लंबा अनुभव रहा है इस बात को लेके कि जो परफॉर्मेंस है, जो क्रेडेंशियल्स है, जो क्रेडिबिलिटी है और उस व्यक्ति की पोस्टिंग है, कई बार वो कॉमन्सुरेट नहीं रही है। कई लोगों को इसका पछतावा रहा है और यह बात भी मैंने अनुभव किया है कि कई बार ऐसे इश्यूज को लेके व्यक्ति प्रताड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिन पर नहीं होना चाहिए था, जिसका गलत संदेश गया, हर जगह गलत संदेश गया। और यह पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। अगर इस इशू को ठीक, जी मैं बिल्कुल से पुलिस अफसरों की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस के नीचे से लेकर ऊपर तक की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि यदि इस इशू पर को ठीक से टैकल किया गया, इस इशू पर ध्यान दिया गया तो पुलिस का परफॉर्मेंस निश्चित रूप से काफी इंप्रूव करेगा। अमिताभ जी, क्या ऐसा होता है कि सरकार को बिल्कुल इस बात का पता नहीं चलता? ये वाकई एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, संबित ने हालांकि ये बात कही, लेकिन हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक किस तरीके से बाकायदा एक पैरेलल नेटवर्क चलता है जो कि उगाही करता है किसको कितने % मिलेगा, कहां कहां पैसा पहुंचेगा, ये एक नेटवर्क पूरा चलता है। क्या इस बात का इन सरकार को, मंत्री को, संबंधित विभाग के मंत्री को, किसी को पता नहीं चलता है क्या? देखिए, इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यवस्थाएं होती हैं, इंटेलिजेंस अभिसूचना विभाग होता है, तमाम हाथ पांव होते हैं, सरकारों के हाथ पांव होते हैं, तो यदि चीजें नहीं मालूम होती है तो अपने आप में यह एक गंभीर विषय है। मेरा यह मानना है कि सामान्यतः ये बातें मालूम होनी चाहिए। हम लोग जो चाणक्य के देश में रहते हैं तो यहाँ तो ये इन व्यवस्थाओं का विशेष स्थान रहा है, इनका विशेष महत्व भी रहा है, तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो अपने आप में गंभीर स्थिति है। और अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, ये तो हम जानते हैं अमिताभ जी। बिल्कुल, और आपने नक्सल में वो बात बहुत ढंग से बताई। दिखा रहे हैं एक बड़ी पेशकश, उत्तर प्रदेश के थानों का स्टिंग। ये तस्वीर हकीकत हमारे संवाददाता लेकर आए हैं सामने कि किस तरीके से थानों में जो अधिकारी हैं और जो कांस्टेबल हैं जिन्हें निलंबित किया गया। क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि वो जाकर अवैध वसूली किया करते थे और इन सभी पर बड़ी कार्रवाई के तहत इन्हें निलंबित किया गया। लेकिन उस वसूली का नेटवर्क कितना बड़ा है
और ये कब से चलता आ रहा है, और ये पैसा कहां कहां, किस किस लेवल तक, किस किस अधिकारी को कितना मिलता है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन बताएं कि अवैध वसूली के आरोप में सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई गाजियाबाद जिले में की गई है। यहां भी न्यूज 18 इंडिया की टीम ने पड़ताल की, जिसमें यह पता चला कि अधिकारियों की बिना मर्जी के सिपाही 1 रुपए की रिश्वत भी नहीं ले सकता। अवैध वसूली का सारा काम अधिकारियों की निगरानी में ही किया जाता है। पुलिस और अवैध उगाही का धंधा, और इस धंधे का पहला मोहरा है ठेकेदार। थानों में अवैध रूप से तैनात किया गया यही ठेकेदार सारे काम को अंजाम देता है। पब्लिक डीलिंग खुद करता है और उसके बाद नंबर आता है अवैध उगाही के धंधे में मुख्य किरदार का, जिसे कहा जाता है इंस्पेक्टर। अवैध उगाही के धंधे में इंस्पेक्टर की भूमिका जानने के लिए हम गाजियाबाद की पुलिस लाइन पहुंचे। हमें यहाँ सजा दिए गए सिपाही तो नहीं मिले, लेकिन एक ड्यूटी रूम में तैनात सिपाहियों ने जो सच बताया वो सुनिए। ऐसा होता है क्या कि अगर इंस्पेक्टर थाने का चाह देगा, चाहे कप्तान चाह लेगा, अगर कि मेरा सिपाही घूस ना ले, वो ले सकता है क्या? अगर तो कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर की मर्जी है ना। ठेकेदार शब्द कैसे बना सर? सबसे सही आपकी बात सही है कि इंस्पेक्टर नीचे से लेके ऊपर तक सब हर मामले में भ्रष्टाचार है, पर बशर्ते वो लेगा भी तो कोई रहा है नहीं करता। वो आपकी तरफ प्राइवेट ड्रेस बना घूमता है ऐसे कार से। उनको भी मिट्टी तेल सबको पता है, अधिकारियों को पता है, एसएसपी को तक को पता है। देखो अगर वो ऐसा कर रहा है, एक बात है, ये सस्पेंड अभी क्यों है? ठेकेदारी तो शायद 5 साल से चल रही है। मैं वही, जब ठेकेदार शब्द है मतलब इंस्पेक्टर को पता है कि कोई गड़बड़ चल रहा है। सबसे मेन कड़ी जो आप पकड़ रहे हो वो ठेकेदार बनाता कौन है सर? अभी हमने इंस्पेक्टर। अगर नहीं चाहेगा इंस्पेक्टर वगैरह या अपने अधिकारी नहीं चाहेगा, नहीं होगी। तो इस बातचीत से जाहिर है कि हर थाने में इंस्पेक्टर ही एक ठेकेदार नाम का अवैध पद बनाकर वहां एक ऐसे कांस्टेबल को तैनात कर देता है जो उगाही करने में माहिर हो, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ सके। और इस बात की जानकारी सिर्फ इंस्पेक्टर को नहीं, पुलिस के आला अधिकारियों को भी रहती है कि किस थाने में कौन ठेकेदार बना हुआ। नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार है, प्रत्येक सीढ़ी। लेकिन आप जब सीढ़ी पे चढ़ोगे तो सबसे पहले तो प्रथम सीढ़ी पे ही पैर रखोगे। तो आप प्रथम सीढ़ी क्यों बन रहे हो? साइड में हो जाओ ना, प्रथम सीढ़ी क्यों बन रहे हो? तुम्हारे ऊपर क्यों दूसरा बनेगा? ऐसे में ईमानदार अधिकारी तो आपको आने वाला कोई है नहीं, बहुत कमी आएगी। सुनिए, यहाँ जो भी अधिकारी आता है वो वही आता है लूटने के लिए। जाहिर है इस काम में पुलिस के आला अधिकारी तक शामिल हैं। लेकिन योगी सरकार के डर से कार्रवाई सिर्फ सिपाहियों पर की गई। जिन अधिकारियों को अब तक ये सिपाही कमा कर देते रहे, उन्होंने ही इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर या तो सस्पेंड कर दिया या फिर लाइन हाजिर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। समित पात्रा बीजेपी की तरफ से, राजीव राजी समाजवादी पार्टी की तरफ से और अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित से ये सवाल बनता है कि जब सभी लोग इसमें लिप्त हैं तो फिर कांस्टेबल्स पर ही कार्रवाई क्यों हुई? लेकिन उससे पहले राजीव जी, एक सवाल आपसे। आप तो कह रहे थे कि सरकार को इन्वॉल्व मत कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई उन कांस्टेबल से, उन्होंने कहा कि बाकायदा एक ठेकेदार का पद बना दिया जाता है। आपको पता है, आपको इस बात की जानकारी है कि इस तरह का एक अवैध पद भी बनाया गया है और इस तरह के बड़े सारे ठेकेदार होते हैं अंदर? नवजोत, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन चूंकि मैं पेशे से टीचर रहा हूं, पात्रा साहब सर्जन रहे हैं, वाइवा में एक बात इधर का उधर हो जाता है तो पूरा मतलब बिगड़ जाता है। जिस ईमानदारी की बात बड़े तरीके से मेरे पात्रा साहब कर रहे थे, मैंने वो ईमानदारी पूरे देश के पैमाने पर दिखाई थी। मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बेईमानी होते हैं। मैं मानता हूँ वो ईमानदारी और बहादुरी मेरे अंदर है। उनके अंदर इतनी ईमानदारी बहादुरी नहीं है कि लोकायुक्ता की रिपोर्ट को मान सके, चाहे एडीजी पर कर सके। मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूँ। देखिए, फिर उसी बात को दोहराता हूँ, कहीं ना कहीं ये शिकायतें मिली होगी, तभी हमारी दृढ़ शक्ति 100 नंबर के रूप में इनकी सरकार में भी दौड़ेगी। और जब जब दौड़ेगी तब तक लोगों को याद आएगा कि ऐसे ही तत्वों को रोकने के लिए अखिलेश यादव 100 नंबर लेकर आए थे। अगर कहीं उगाही होती है, कहीं अगर ऐसे होती है, कार्रवाई
एक जगह नहीं। अब तो मैं पूरा, आप पता होता तो डिटेल लेकर बैठा होता कि कितने एसपी और कितने आईपीएस से लेकर कांस्टेबल तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, उसका भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहते, 5 साल में किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई या पुलिस कर्मचारी? राजीव जी, अगर कार्रवाई हुई होती, मैं अपने लोकसभा में पुलिस प्रशासन चलता। अमिताभ ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, आप ही बता दीजिए कितने लोगों पर कार्रवाई होती है? नवजोत जी, राजीव जी, नहीं, 1 मिनट, 20 सेकंड नवजोत जी, आपने कार्रवाई एकदम सिरे से खारिज कर दिया। मैं अपना उदाहरण दे दूं, मैं अपनी लोकसभा मऊ में एक इंस्पेक्टर को न सिर्फ सस्पेंड करवाया ऐसे मामलों में, बल्कि उसके ऊपर मजिस्ट्रेट जांच का आदेश करवाकर आज तक वो लाइन में नहीं आया। ये कार्रवाई अगर मैं अपने लोकसभा में करवा सकता हूँ तो पूरे प्रदेश पैमाने पर कितना हुआ हो। अमिताभ जी, कितनी कार्रवाई होती है इस तरह के मामलों में? कितनी कार्रवाई होती है? सस्पेंड करके छोड़ दिया जाता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें कोई शक नहीं, विशेषकर ऊपर के स्तर पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वह संभवतः उस हद तक नहीं हो रही है। मैं जानता हूं कम से कम 2 डीजीपी थे जिन पर आगरा के एक व्यक्ति ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। मैंने भी उस पर अपनी आवाज उठाई थी, उल्टे मुझे उस पर चार्जशीट दिया गया। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में जहां सीनियर अफसरों की कैपेबिलिटी सामने आती है, उनकी कम्प्लिसिटी की बात आती है, उन मामलों में विशेषकर यदि वो सीनियर अफसर है तो उसमें ज्यादा गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसके बहुत ही गहरे दुष्परिणाम होते हैं। अब इसी पर संबित मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सही बात कही अमिताभ जी ने कि सीनियर ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कांस्टेबल्स पर हो रही है। और मेरे पास वो पर्चा है, ये वो पर्चा है जिसमें बाकायदा उन कांस्टेबल के ऊपर क्या आरोप है उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद उनको वापस, निलंबन के बाद वापस उनको रख लिया जाता है। पर बड़ा सवाल यही बात तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई जिनके पास पैसा गया, जिनकी निशानदेही पर हम ये सारा काम कर रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं है। ये सब पे होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आप देखिए, आज तो यह भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो मंत्री, एक उदाहरण के लिए मैं आजम खान के लिए बोल रहा हूं, उन लोगों के खिलाफ भी अगर हम लोग कह रहे हैं कि जांच करेंगे तो सर्वाधिक अधिकारी जो रहे, सबसे बड़े पद पे जो अधिकारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच करेंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 2 साल 3 साल पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी तो शिवपाल जी ने एक बैठक में कहा था कि लूटो लूटो मगर बहुत ज्यादा ऐसे मत लूट लेना कि दिखाई दे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चोरी करते रहना, बहुत बड़ा बड़ा लूट मत करना। संबित पात्रा जो कह रहे हैं, डिबेट भी हुआ, वक्त की कमी है संबित, वक्त की कमी है। राजीव जी बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी शुक्रिया, संबित आपका भी शुक्रिया। लेकिन संबित पात्रा जो ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, धीरे धीरे होगी और संबंधित मंत्री तक ये कार्रवाई पहुंचेगी। तो योगी सरकार जो दावे कर रही है कि हम राम राज्य लेकर आएंगे और ये पहला कदम है। और हमारा स्टिंग ऑपरेशन जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक काम करती आई थी।